कि क्या नरेंद्र मोदी को भारत की जनता सत्ता से बाहर कर देगी। अभी हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि देश में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। गठबंधन, यूपीए गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव गठबंधन 2004 से 14 तक सत्ता में थी, अब उसकी चर्चा होनी बंद हो चुकी है। नरेंद्र मोदी अकर्मण्य नेता हैं, तो फिर तो उनको सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो इनकी कर्मठता और अकर्मण्यता का अगर हम मूल्यांकन करें, फिर उसकी तुलना राहुल गांधी से करें, तो चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय सिंह। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे देश में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। राजनीति का पारा बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर वो क्या मानदंड हैं, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे आज आप तय कर सकते हैं, आज आप समझ सकते हैं। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, अभी समझा लेंगे। अभी हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि देश में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। ये अभी चंद मिनटों में ही हम लोग इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए। अब चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न यह है कि क्या अगला लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी फिर से जीतकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। तो इसको समझने का सबसे सरल और आधार ये है कि हमें ये देखना होगा कि जनता के सबसे बड़े वर्ग के बीच किस नेता की छवि एक कर्मठ नेतृत्वकर्ता, ईमानदार राजनेता, यानी अपने राजनीतिक जिम्मेवारियों के प्रति ईमानदार दिखने वाला, और कौन राजनीतिक तौर पे परिश्रमी दिखाई देता है, कौन सा व्यक्ति प्रशासनिक रूप से सक्षम दिखाई देता है। इन आधारों पर ही जनता पक्के तौर पे तय करेगी, क्योंकि ये 21वीं सदी की भारत की जनता है। तो जनता इन आधारों पर पक्के तौर पे तय करेगी कि अगला लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा। दोस्तों, ये तो स्पष्ट है कि देश की राजनीति बाइपोलर होती जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी है जो एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यूपीए थी, अब उसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है और नरेंद्र मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं, जो स्टॉन्च विरोधी पार्टियां हैं, कट्टर भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, वो एक नए गठबंधन की तलाश में हैं और इसके लिए कवायदें चल रही हैं। लेकिन जो गठबंधन, यूपीए गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव गठबंधन 2004 से 14 तक सत्ता में थी, अब उसकी चर्चा होनी बंद हो चुकी है। अभी जो गठबंधन आकार ले रहा है उसमें सभी बराबर की महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ये कर्मठ नेता है कि अकर्मण्य नेता है। नरेंद्र मोदी अकर्मण्य नेता हैं, तो फिर तो उनको सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो इनकी कर्मठता और अकर्मण्यता का अगर हम मूल्यांकन करें, फिर उसकी तुलना राहुल गांधी से करें, तो चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। देखिए, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हुआ करते थे। पहले गुजरात में पार्टी में वो सक्रिय थे, फिर इसके बाद केंद्रीय संगठन में चले गए और इनको सन 2001 में मुख्यमंत्री बनाया गया केशु भाई पटेल, जो कि उम्रदराज नेता थे और मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2001 में भारतीय जनता पार्टी के, और उनसे सत्ता ठीक से संभल नहीं रही थी। एक बार पहले भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, पार्टी टूट गई और भाजपा की पहली सरकार गुजरात से समाप्त हो गई। नरेंद्र मोदी को अभी वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, केवल पार्टी संगठन में, केंद्रीय संगठन में काम कर रहे थे। उनको गुजरात का सीएम बनाकर भेजा जाता है और वो सीएम बनने के बाद वो 2001 से 2000
2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात के सीएम रहने के दौरान गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा भारत और भारत के बाहर भी होती है। नरेंद्र मोदी के इस मॉडल की कि किस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर, कॉरपोरेट और आईटी सेक्टर को यानी इकोनॉमी के इन 3 सेक्टर को अलग अलग तरीके से प्रोग्रेस का एक नया आधार दिया और गुजरात में आर्थिक तरक्की का एक नया आयाम दिखाई देने लगा, जिसकी चर्चा सच में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और यही था नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। तमाम तरह के आरोपों के बावजूद लगातार 3 बार वो गुजरात में चुनाव जीत करके और वहाँ के मुख्यमंत्री बने। 2002 में चुनाव जीते, फिर इसके बाद 2007 में चुनाव जीते और 2012 में चुनाव जीते। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी लगभग नेतृत्व विहीन हो गई थी, आडवाणी जो बहुत उम्र दराज थे, 2009 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में तमाम समीकरण होने के बावजूद 2009 में पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। और उसके पीछे वजह थी उनके बदलते हुए राजनीतिक जो फैसले थे या पैतरे थे, वो कभी कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे उनकी छवि थी, रथ यात्रा मंदिर के लिए करने वाले नेता की, फिर वो कभी जिन्ना की तारीफ करने लगते हैं। उनके गृह मंत्री रहते राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई थी, चाहे प्लेन हाईजैकिंग का मामला हो, पाकिस्तान के द्वारा हमले का मामला हो, पार्लियामेंट पर अटैक का मामला हो। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जनता ने उनके ऊपर यकीन नहीं किया और आडवाणी के अलावा कोई नेतृत्व दिखाई भी नहीं दे रहा था केंद्रीय स्तर पर। तभी गुजरात से उभार होता है नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी के उभरने के साथ ही 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी जीतते हैं। और 2014 का चुनाव जीतने के बाद, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सबसे पहला चीज तो ये हुआ कि देश में जितने भी आतंकी विस्फोट हुआ करते थे वो रुक गए। कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास किए गए। देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। देश में स्वच्छता को आंदोलन का रूप देने के लिए नरेंद्र मोदी ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि आज पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, उसके क्षेत्र में काफ़ी प्रयास हुए। आज उसका नतीजा है कि बहुत सारे जगहों पर अब कपड़े के थैले का इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत सारे जगहों पर कपड़े के थैलों का इस्तेमाल हो रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग काफ़ी हद तक अब सीमित हो चुका है। इतना ही नहीं, ओपन डिफिकेशन यानी खुले में शौच, इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक तरफ घर घर शौचालय के लिए एक तरह से आंदोलन किया, माने आंदोलन का रूप उसको दे दिया। और अब गांव के लोग ही ओपन डिफिकेशन के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अगर खुले में शौच करता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो गांव के लोग ही उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने का प्रयास करते हैं संगठित रूप से। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतने सारे काम हुए कि गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से लेकर के अब तक उन्होंने काफी सारे काम किए। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक नेतृत्व में प्रधानमंत्री के तौर पर कम चुनौतियां नहीं रही, बावजूद इसके उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहले वो कश्मीर से 370 हटाते हैं, जो बीजेपी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। और फिर इसके बाद वे CAA यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं, क्योंकि माइग्रेशन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती, खासतौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आते हैं और उनकी वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, डेमोग्राफिक बैलेंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो रही थी। उसको रोकने के लिए CAA कानून लाते हैं। लेकिन चूंकि एक खास धार्मिक समुदाय के एक बड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करके और इसे रोकने के लिए आंदोलन ही नहीं किया जाता है, बल्कि हिंसक आंदोलन किया जाता है, हिंसक तरीके से प्रयास किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी इसे डेफर भी करते हैं, इसे टाल करके ही जनता के बीच एक आम राय का इंतजार करने वाले नेता के तौर पे भी वो दिखाई देते हैं। ये एक तरफ की बात हुई। दूसरी तरफ राहुल गांधी को 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्या बनाया गया था?
उनको कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। और कांग्रेस पार्टी के दो उपाध्यक्ष जब बनाया गया था जयपुर में, राहुल गांधी के कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के पदाधिकारी उस बैठक में रो रहे हैं राहुल गांधी के प्रति, अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए, अपनी खुशी का इजहार करते हुए। उनके आंसू नहीं थम रहे। इतनी खुशी, एक गाना है ना कि हमें खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। लेकिन 2014 में कांग्रेस की डिजास्ट्रस हार हुई और जो पार्टी सत्ता में थी 10 वर्षों तक, उसको 40-45 के करीब सीटें मिलती हैं और विपक्ष में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता राहुल गांधी के नेतृत्व में। इसका इनाम एक बड़ा मिलता है और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जब ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो अपने पुरखों की लोकसभा सीट हार जाते हैं। जो यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एक मजबूत अलायंस हुआ करता था, और जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2004 से 2014 के बीच सत्ता में रहा था, वह इरेलीवेंट हो जाता है, अपनी प्रासंगिकता खो देता है, अपना महत्व खो देता है। आज उस यूपीए की कोई चर्चा नहीं हो रही। ये सब हुआ है राहुल गांधी के नेतृत्व में। वो 2019 में अपना लोकसभा चुनाव तो हारते ही हैं। 2019 के बाद यूपीए अब लगभग पूरी तरह से बिखर चुका है। अब वो अस्तित्व विहीन हो चुका है। ध्यान दीजिएगा कि 90 के दशक के अंत में जब से एनडीए बना है, तब से गठबंधन के सीटों की संख्या घटती बढ़ती जरूर रही है, लेकिन एनडीए हमेशा रेलिवेंट रहा। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को कभी भी इरेलीवेंट नहीं होने दिया। चाहे एनडीए का नेतृत्व ये करते रहो, आडवाणी जी करते रहो, चाहे अटल जी करते रहे हों, या फिर आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की अहमियत बरकरार रही है। लेकिन आज यूपीए विपक्ष में, अभी इसको गए हुए 9 वर्ष बीतते बीतते यूपीए गठबंधन अब लगभग समाप्त हो चुका है और अब एक नए सिरे से गठबंधन बनाने की जो कोशिश हो रही है भाजपा के कट्टर विरोधी दलों के द्वारा, उसमें सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं का इजहार कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि तुम पीछे हटो, हम आगे रहेंगे। अब इसी बात को लेकर के दे ऑल आर जॉसलिंग अगेंस्ट ईच अदर। सबको ये आगे बढ़ना है और सब धक्का देकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पता नहीं किस तरह का गठबंधन बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में यूपीए अब समाप्त हो चुका है। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी नाकामी है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको जिम्मेवारियों से डर लगता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीतने के बाद ठीक है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बने, मनमोहन सिंह को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वो सरकार में कोई जिम्मेवारी स्वीकार करके, कोई मिनिस्टीरियल पद लेकर के और अपनी कर्मठता का, अपने प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन कर सकते थे। नहीं किया उन्होंने। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोगों को उम्मीद थी, उत्तर प्रदेश के लोग चाह रहे थे कि नेहरू गांधी परिवार से, विशेष तौर पे राहुल गांधी, वो पार्टी का नेतृत्व करें। उन्होंने वो भी नहीं किया। ये ना तो कोई प्रशासनिक पद स्वीकार करने को तैयार हैं और न ही अपनी पार्टी को फोर फ्रंट से लीड करने को तैयार होते हैं। अचानक से राजनीतिक परिदृश्य से राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी का राजनीतिक परिदृश्य से अचानक गायब हो जाना, ये कांग्रेस के लिए रुलाने वाली बात है। राहुल गांधी ने 2014 से लेकर के आज 23 में, कुछ दिन पहले ही उनकी सांसदी गई है। लोकसभा में कभी भी उन्होंने पार्टी का नेतृत्व करना स्वीकार नहीं किया। नेहरू गांधी परिवार से अब कोई प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं। नेहरू गांधी परिवार से कोई लोकसभा का नेता, पार्टी का नेता बनने को तैयार नहीं है। 2014 से 19 तक मल्लिकार्जुन खड़गे, एक अति बुजुर्ग नेता, एक क्षेत्रीय नेता, कर्नाटक से आने वाले, वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहे। कितने प्रभावशाली रहे इसका इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की कर्नाटक में इतनी भयानक पराजय हुई कि भारतीय जनता पार्टी को वहां 50% से ज्यादा, लगभग 55% के करीब वोट हासिल हुए कर्नाटक में। इतना तो तय है कि 50 से 55% के बीच भारतीय जनता पार्टी को वोट प्राप्त हुए। और खुद कांग्रेस के लोकसभा में जो नेता हुआ करते थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अभी अध्यक्ष हैं पार्टी के, चुनाव हार गए।
लेकिन राहुल गांधी ने ना तो तब ना ही अब, राहुल गांधी ने भी अपने पुरखों की सीट अमेठी हार दी, लेकिन खैर वो वायनाड केरल से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। वो चाहते तो लोकसभा में अपनी पार्टी को लीड करते, लेकिन उनकी पार्टी ने लोकसभा में इस बार किसको नेतृत्व दिया है? बंगाल से आने वाले अधीर रंजन चौधरी को, जो बहुत वेल वर्स्ड नहीं है। जबकि कांग्रेस का सबसे बड़ा जनाधार जो है वह हिंदी पट्टी में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो ये वो ऐसे राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस का गढ़ है, और देश की जनता को एक ऐसा नेता चाहिए, क्योंकि लोकसभा में ही चुनाव जीतकर आप सरकार बना सकते हैं, तो लोकसभा में एक ऐसा चेहरा चाहिए जो हिंदी में विशेष तौर पर और किसी हद तक अंग्रेजी में वेल वर्स्ड हो, यानी अच्छी पकड़ रखता हो इन दोनों ही भाषाओं में, तभी जनता को वह सम्मोहित कर सकता है। राहुल गांधी अगर खुद नेतृत्व करते तो शायद पार्टी की छवि कुछ और बनती, लेकिन उन्होंने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो अचानक से उन्हीं तरह की वो राजनीतिक ड्रामेबाजी में उतर जाते हैं। कभी वो त्रिपुर लगाकर मंदिर भ्रमण करते हैं, कभी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे, कभी किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट देंगे, और ऐसे स्टेटमेंट देते देते इसी का नतीजा है कि वो आज अपनी लोकसभा की सांसदी खो चुके हैं। तो दोस्तों, ये कॉम्पैरेटिव स्टडी है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का, उनकी कि कौन ज्यादा कर्मठ है। अब इन मानदंडों के आधार पर आप खुद तय कर सकते हैं 21वीं सदी की भारत की जनता का सबसे बड़ा वर्ग क्या नरेंद्र मोदी जैसे नेता को चुनेगा, जिन्होंने 2001 से लेकर के आज 2023 तक तमाम उन जिम्मेवारियों में पूरी मेहनत झोंक करके किया। दूसरी ओर राहुल गांधी जो भी जिम्मेवारियां उनको दी गई, उन सब जिम्मेवारियों को उन्होंने क्या किया? डुबो दिया। तो जनता किसको चुनेगी? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन सी पार्टी चुनाव जीत करके और सत्ता में आएगी? यह स्पष्ट है। अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देश की सुधी जनता और हमारे सुधी दर्शक इस बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। एक बार फिर से आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत